अब हम लोग सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें देखिए 5 में से 3 क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से लेकर है, इसमें टोटल 6 मार्क्स हमको मिलेंगे। याद रखिएगा वर्ड लिमिट 20 से 30 वर्ड्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन को हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है आमने सामने में, और यहाँ पे ये ईमेल को दिखाया गया है कि किस प्रकार से ईमेल राइटिंग होता है। एक में आमने सामने में कम्युनिकेशन हो रहा है, एक में कोई दूर में है तो उसको ईमेल यहाँ पे लिखा जा रहा है। पहले में देखिए फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर इज नथिंग बेटर देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सबसे बेस्ट है आमने सामने बात करना। इट हेल्प्स द मैसेज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड क्विकली। देखिए फेस टू फेस बात करने में जो मैसेज होता है ना वो साफ साफ समझ में आता है और तेजी से समझ में आता है, क्योंकि भावनाएं भी दिखती हैं, एक्सप्रेशंस भी दिखते हैं। ऑल्सो सिंस बॉडी लैंग्वेज कैन बी सीन इन दिस केस, इट एड्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। इससे सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज भी दिखता है, जिससे जो इफेक्टिवनेस है, प्रभाव है कम्युनिकेशन का, वो बहुत बढ़ जाता है। ईमेल में देखिए, ईमेल कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट क्विकली विथ वन और मेनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशंस। लेकिन फेस टू फेस में क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर सकता है, जबकि ईमेल में हम एक आदमी जो है ना कईयों को ईमेल भेज सकता है, एक साथ कईयों के साथ हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट। इसमें किसी से मिलने का भी जरूरत नहीं है आपको, किसी भी टाइम पे आप इसको कर सकते हैं और ये बहुत ही सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो आपका आत्मविश्वास है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आंसर में लिखना है फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस आर। फर्स्ट में लिखेंगे व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू अ पर्टिकुलर वर्क। यानी जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि इसको नहीं कर सकते तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है। जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा वो किसी भी काम को कर सकता है। बी में देखिए व्हेन वी कीप थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक्स एंड फील बैड अबाउट इट इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम। अगर हमने पास्ट में जो गलत किया है उसके बारे में सोचते रहते हैं और बुरा महसूस करते हैं, इसके बजाय कि उससे हम सीखें, ये भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफेक्ट डालता है। सी में देखिए व्हेन वी एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ एंड डू नॉट ट्राई अगेन। एक ही बार में हम सफल होना चाहते हैं, इससे भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है, हम बार बार कोशिश करना नहीं चाहते। और डी में देखिए व्हेन वी आर सराउंडेड बाई पीपल हु हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन देयर स्पीच। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिनका एटीट्यूड नेगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं, गलत गलत बोलते हैं, कॉन्फिडेंस गिराते हैं, ये चीजें उनकी बातों में झलकती हैं, ये भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ फाइल फोल्डर बी कॉपीड यूजिंग कीबोर्ड। कोई भी फाइल या फोल्डर जो है कीबोर्ड के द्वारा कैसे कॉपी किया जा सकता है। इसको देखिए, अ फाइल फोल्डर कैन बी कॉपीड यूजिंग कीबोर्ड बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। ये जो नीचे में स्टेप्स दिए हुए हैं ना, उसके द्वारा फाइल फोल्डर को हम लोग कॉपी कर सकते हैं कीबोर्ड को यूज करके। सबसे पहले सेलेक्ट द फाइल आर द फोल्डर। हमको फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेस कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करना है ताकि कॉपी कर दें। टू कॉपी द फाइल आर द फोल्डर, ओपन द डेस्टिनेशन फोल्डर। जहाँ पे भी जिस फोल्डर में भी इसको हमको डालना है उसको ओपन करें, फिर वहां पे जाके कंट्रोल+V करें, पेस्ट द कॉपीड फाइल, जिससे वो जो फाइल है ना वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिमा वाज एन एम्बिशियस वुमेन एंड वांटेड टू अचीव समथिंग इन हर प्रोफेशनल करियर। महिमा जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला है और वो अपने करियर में काफी अच्छे से अचीव करना चाहती है कुछ खास चीज। इन हर स्ट्रगल एंड फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, XYZ इवेंचुअली सक्सीडेड इन बिकमिंग अ ब्रांड हरसेल्फ। और अपने स्ट्रगल और सभी प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए वो जो XYZ है ना, वो आखिरकार क्या हो जाती है, एक ब्रांड बन जाती है। अब इसमें ए में देखिए, नेम द काइंड ऑफ इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, ये किस प्रकार का इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है। और बी में देखिए, राइट एनी वन स्टेप व्हिच एन एंटरप्रेन्योर टेक्स टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सा एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें कोई भी इंटरप्रेन्योर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है। तो देखिए इसके ए में लिखेंगे वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, इसको बोलेंगे महिलाओं का जो उद्यमिता से संबंधित एक्टिविटी है, ये इसके आंसर में होगा। सेकेंड में देखिए, एन इंटरप्रेन्योर बिल्ड्स द, एक इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड करता है, ऑर्गेनाइजेशन बाय टेकिंग वेरियस स्टेप्स सच एज हायरिंग एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को हायर करता है, ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है, सोर्सिंग फाइनेंसेस एक्सेट्रा, वो यहाँ तक कि फाइनेंस को भी सोर्स करता है।
अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है। देखिए, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चिल्ड्रन हु हैव गॉन टू स्कूल विल बी एबल टू डू जॉब्स सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ स्किल सीखते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं, वे काम कर सकते हैं ताकि वो खुद का देख रेख कर सकें और अपने परिवारों का देख रेख कर सकें। एजुकेशन हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो एजुकेशन है हमारी मदद करता है ताकि हम अपने रोल को समझें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। वी शुड, इसमें फर्स्ट है, यूज द फैसिलिटीज प्रेजेंट इन आवर एरियाज। हमको जो फैसिलिटीज अपने एरिया में है उसको यूज करना चाहिए। टेक अवर फ्रेंड्स टू स्कूल, हमारा जो फ्रेंड्स हैं जो कि पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए उनको स्कूल जाना चाहिए। हेल्प फ्रेंड्स स्टडी, जो दोस्त पढ़ रहे हैं उनको स्टडी में हेल्प करना चाहिए। स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट द स्कूल, और जो फ्रेंड्स स्कूल को छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनको हमको रोकना चाहिए। अब नेक्स्ट में देखिए 6 क्वेश्चन में से 4 हमको सॉल्व करना है। इसमें भी 20 से 30 वर्ड का लिमिट है, 8 मार्क्स इसमें हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनोमरेट सम वेज यू कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इन योर डेली लाइफ। इसमें हमको कुछ तरीके बताना है जिसमें आप जो प्रिंसिपल है फर्स्ट एड का उसको अप्लाई कर सकें आपके डेली लाइफ में। तो देखिए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड है ये होता है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड आर एज फॉलोज। ये नीचे दिए हुए हैं। प्रिजर्व अ लाइफ, दिस इंक्लूड्स द लाइफ ऑफ द कैजुअलिटी एंड रेस्क्यूअर, कि जो कैजुअलिटी हुआ है, जिसको चोट लगा है, जो बचा रहा है, उनकी जिंदगी को बचाया जाए। सेकेंड में देखिए, प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी फ्रॉम फर्दर हार्म, और जो कैजुअलिटी हुआ है उसको और ज्यादा नुकसान होने से, उसको और ज्यादा बीमार होने से बचाता है। इंश्योर द सीन इज सेफ एंड द कैजुअलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ पीपल। सबसे पहले इंश्योर करें कि जो सीन है जहाँ पे कैजुअलिटी हुआ है वो सेफ है, और जो कैजुअलिटी है ना वो लोगों के प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं हो रहा है। प्रोवाइड पेन रिलीफ, उसको पेन रिलीफ दिया जाए। दिस को इंक्लूड द यूज ऑफ आइस पैक्स एंड सिंपली अप्लाइंग अ स्लिंग, कि आप आइस पैक के द्वारा या सिंपली एक स्लिंग को अप्लाई करके उसको पेन रिलीफ दे सकते हैं। प्रिवेंट द इंजरी और इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, जो इंजरी और इलनेस हुआ है और बहुत ज्यादा खराब ना हो, इससे हम उसको बचाएं। इंश्योर द ट्रीटमेंट यू प्रोवाइड एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट एड डज नॉट मेक द कंडीशन ऑफ द कैजुअलिटी वर्स और डिले द ट्रांसफर ऑफ पेशेंट टू हॉस्पिटल। इस चीज को इंश्योर करें कि जो फर्स्ट एड हम दे रहे हैं वो जो कैजुअलिटी है, जिसको चोट लगा है, उसके कंडीशन को खराब ना करे और न ही डिले करे उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाने में। नेक्स्ट में देखिए, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसमें जो काम है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसके हमको कामों को यहाँ पे लिखना है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को देखिए, द डिपार्टमेंट सपोर्ट्स इन डायग्नोसिंग द डिजीज एंड प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट यूजिंग एडवांस्ड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, एंजियोग्राफी, इमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग इक्विपमेंट। देखिए, जो स्कैनिंग वगैरह होता है, जिसकी सीटी स्कैन है, एक्सरे है, एंजियोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग है, सोनोग्राफी है, ये सब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखिए, इट परफॉर्म्स ऑल वर्क्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव सच एज हायरिंग एंड पोस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ। ये जो है सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव काम को करता है, जैसे कि हायर करना और पोस्टिंग करना हॉस्पिटल स्टाफ को, मैंने जितना स्टाफ जरूरत है उसको यही अरेंज करता है। एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज परचेसेस ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, ये जो है जो मेडिसिन है उसको परचेस करता है। प्रोवाइडिंग सैलरीज टू स्टाफ, जो स्टाफ है उसको सैलरी देता है। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल, इसी से जो हॉस्पिटल है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप्शनिस्ट कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हॉस्पिटल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। एक रिसेप्शनिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है हॉस्पिटल में, इस स्टेटमेंट को हमको एक्सप्लेन करना है। रिसेप्शनिस्ट आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर द पेशेंट्स, विजिटर्स, डॉक्टर्स एंड स्टाफ मेंबर्स। देखिए, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं सभी के लिए, बीमार लोगों के लिए, आने वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए। डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स डिपेंड ऑन द रिसेप्शनिस्ट टू क्रिएट अ फ्रेंडली, वेलकमिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रंट ऑफिस फॉर पेशेंट्स एंड टू फैसिलिटेट देयर फ्लो थ्रू द फैसिलिटी। तो देखिए, यही जो है ना वही स्टाफ होते हैं जो सभी के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, एक फ्रेंडली, वेलकमिंग, वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रंट ऑफिस का एक इन्वायरमेंट बनाते हैं जिससे जो पेशेंट्स हैं और जो एक्टिविटीज हैं उनका फ्लो जो है होता रहे। रिसेप्शनिस्ट शुड बी वेल वर्स्ड with the policies, systems and facilities of the hospital।
रिसेप्शनिस्ट को अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, जो भी पॉलिसीज हैं हॉस्पिटल के, जो सिस्टम प्रोसीजर है, जो फैसिलिटीज हैं उसके बारे में। रिसेप्शनिस्ट शुड बी पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड, उनको एकदम विनम्र होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग अपॉइंटमेंट्स एंड पेशेंट ट्रांसपोर्ट, वो जो है अपॉइंटमेंट को अरेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट फंगी, हमको यहाँ पे फंगी के बारे में एक छोटा सा नोट लिखना है। फंगी आर लाइक प्लांट्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, फंगी भी एक छोटे प्रकार के प्लांट होते हैं जो कई सेलों से बने होते हैं। दे आर नॉट कॉल्ड प्लांट्स बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सॉइल एंड वाटर, इनको हम प्लांट नहीं बोलते हैं क्योंकि ये खुद का खाना नहीं बना पाते सॉइल और वाटर से, जैसे बाकी प्लांट करते हैं। फंगी आर यूकैरियोटिक सो दे पोसेस द ट्रू न्यूक्लियस, ये यूकैरियोटिक होते हैं और उनमें एक वास्तविक न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक मीनिंग दे डू नॉट पोसेस अ ट्रू न्यूक्लियस, जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, सो दे आर समटाइम्स जस्ट क्लासिफाइड एज इन्फेक्टियस बायोलॉजिकल एजेंट, जो वायरसेस होते हैं वो अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए उनको कई बार केवल एक बीमारी फैलाने वाला बायोलॉजिकल एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वांट टू मेजर द ओरल टेम्परेचर विथ थर्मामीटर व्हाट प्रिपरेशन शुड यू टेक बिफोर द प्रोसीजर, अगर आप ओरल थर्मामीटर से टेम्परेचर लेना चाहते हैं तो किस प्रकार का प्रोसीजर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा आपको प्रिपरेशंस फॉर टेकिंग ओरल टेम्परेचर, ये है प्लेस द टिप ऑफ द थर्मामीटर बिलो द टंग पोस्टेरली, देखिए जो टिप ऑफ थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर किनारा है उसको जीभ के नीचे लगाना है, तलवा के नीचे में। मेंटेन द थर्मामीटर इन माउथ फॉर एटलीस्ट 3-5 मिनट्स, जो थर्मामीटर है उसको जब मुंह में 3 से 5 मिनट तक रखना है। रिमूव एंड वाइप द थर्मामीटर विथ टिश्यू फ्रॉम द स्टेम टुवर्ड द बल्ब इन ऑर्डर टू रीड द कैलिब्रेशन एक्यूरेटली, और उसको हमको रिमूव करना है और वाइप करना है थर्मामीटर को टिश्यू से स्टेम तक, ताकि जो बल्ब है उसको अच्छे से हम कैलिब्रेट कर सकें। उसके बाद देखिए पेशेंट शुड नॉट हैव एनी इंजस्टेड एनी हॉट और कोल्ड जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर, जो पेशेंट है कोई भी चीज को गर्म ठंडा उसको खाना या पीना नहीं चाहिए टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के पहले। रीड द टेम्परेचर एट हाई लेवल एंड रोटेट स्लोली अंटिल केमिकल लेवल इज विजुअलाइज्ड, देन रीड टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ डिग्री और द डिजिटल डिस्प्ले ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, रिकॉर्ड द रीडिंग अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद देखिए जो टेम्परेचर को हाई लेवल पे ले जाना है और वहीं पे हमको उसको रीड करना है, रोटेट करना है धीरे धीरे, ताकि जो केमिकल लेवल है वो विजुलाइज हो जाए, और नियरेस्ट 10th ऑफ डिग्री में हमको उसको रिकॉर्ड करना है, या तो डिजिटल डिस्प्ले को, अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है उसको ध्यान देना है और तुरंत बाद इसको रिकॉर्ड कर लेना है डेट और टाइम ऑफ मेजरमेंट के साथ में। नेक्स्ट में देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, इसके बीच में हमको अंतर बताना है। इंटीरियर होता है टुवर्ड्स द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी आल्सो कॉल्ड वेंट्रल, ये जो है ना जो फ्रंट सरफेस होता है बॉडी के उसके तरफ होता है, इसको वेंट्रल भी बोलते हैं। और पोस्टीरियर होता है टुवर्ड्स द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी आल्सो कॉल्ड डोर्सल, ये जो है बैक सरफेस ऑफ द बॉडी में होता है, इसको डोर्सल भी बोला जाता है। प्रॉक्सिमल होता है पोजीशन दैट इज क्लोजर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी, ये ऐसा पोजीशन होता है जो बॉडी के ट्रंक के पास में होता है। और डिस्टल होता है पोजीशन दैट इज फर्दर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी, और ये जो है ना दूर होता है उस पोजीशन को हम यहाँ पे डिस्टल बोलते हैं। देखिए इसके बाद 5 क्वेश्चंस में से हमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50 से 80 वर्ड्स का लिमिट है, इसमें हर क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलेगा, 3 को सही सही सॉल्व करेंगे तो 12 मार्क्स मिलेगा। इसमें का फर्स्ट को डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल, सेल के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए जो सेल के फंक्शन है उसमें है रेस्पिरेशन, सेल जो है ना ऑक्सीजन लेता है ताकि वो खाने को पचा सके। इंजेक्शन एंड एस्मिलेशन, वो सेल जो है एबल होते हैं केमिकल्स को अपने सराउंडिंग फ्लूइड के द्वारा स्ट्रक्चर के थ्रू में इंजेक्शन करने के लिए और एस्मिलेशन करने के लिए। ग्रोथ एंड रिपेयर, सेल जो है नए साइटोप्लाज्म बनाते हैं जिससे ग्रोथ हो, और ये नए प्रकार के जो सेल बना लेते हैं, रिपेयर करते हैं अगर कोई इनका पार्ट खराब हो गया है तो। उसके बाद ये एक्सक्रेशन करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं आसपास के टिश्यू में और ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं ताकि जो ऑर्गन्स हैं प्रॉपर्ली फंक्शन करते रहें। इरिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी, सेल्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं कोई भी रिएक्शन होता है उसका, जैसे कोई भी स्टिमुलस काजेज होता है मसल में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म जो है सेल्स जो है छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फ्यूल बन जाते हैं फूड के रूप में।
नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमेटिव एंड प्रिवेंटिव फंक्शंस। जो प्रोमेटिव और प्रिवेंटिव फंक्शंस होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखिए प्रोमेटिव फंक्शन को अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज एंड टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू इम्प्रूव हेल्थ। देखिए जो प्रोमेटिव फंक्शंस होते हैं WHO के अनुसार लोगों को इस प्रकार से इनेबल करना ताकि वो लोग बीमारियों के बारे में जानें और उससे बचें। इट इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर डिजीज आर फोकसिंग ऑन ट्रीटमेंट क्योर बट इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द पेशेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेज such as health education, environmental modification, nutritional support, lifestyle and behavioral changes। देखिए ये जो है ना किसी का इलाज नहीं है ना किसी विशेष प्रकार के ट्रीटमेंट को बताता है बल्कि ये लोगों को अवेयर करता है। द GDA हैज टू एजुकेट द पेशेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जो GDA है वो पेशेंट को एजुकेट करता है अलग अलग प्रकार के हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए। द GDA प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ ट्रीटमेंट एंड थेरेपी एंड लाइफ स्टाइल चेंजेज। और जो GDA है वो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्रीटमेंट कैसा होगा, हेल्थ क्या होगा, जो थेरेपी है वो कैसा होगा, लाइफ स्टाइल कैसे इसको चेंज करना होगा। उसके बाद देखिए प्रिवेंटिव फंक्शंस में इट इंक्लूड सुपरविजन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, सुपरविजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड प्रोविजंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। देखिए इसमें जो है ना सुपरविजन होता है प्रेगनेंसी का, चाइल्ड बर्थ का, ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे का, कंट्रोल होता है जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनमें, और जो हेल्थ के प्रोविजंस हैं उनके एजुकेशन है या प्रोफेशनल जो हेल्थ सर्विसेज हैं, और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं वो प्रिवेंटिव फंक्शंस में आते हैं। द GDA हेल्प्स इन दीज एस्पेक्ट्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन अबाउट गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस। और जो GDA है लोगों को अवेयर करता है और सेंसिटाइज करता है ताकि वो अच्छा हेल्थ प्रैक्टिसेस को अपनाएं। 19 में देखिए एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, ये तो काफी इजी है, इसको आप पहले लिख लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। फर्स्ट एड का जो रूल्स हैं वो फॉलोस हैं। सीन सेफ्टी, सबसे पहले हमको इंश्योर करना है कि जो साइट है वहाँ पे सेफ्टी हो ताकि कैजुअलिटी और स्कोर दोनों सुरक्षित रहें। एसेस करना है हमको क्या हुआ है वहाँ पे, क्या क्या गलत हुआ है उस आदमी के साथ में, जो रिश्योर करना है विक्टिम को और कंटिन्यू करना है जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट है उसको, फिर कॉल करना है हेल्प के लिए जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस है उनको, जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टेटस क्यू को उसको बताना है कि पेशेंट कैसा है, सारे डिटेल साइट के और जो फैसिलिटी उनको देना है। मैनेज एंड रीअसेस, उस सिचुएशन में विक्टिम को मैनेज करना है और उसको सही पोजीशन में रखना है ताकि उसकी इंजरी को मैनेज किया जा सके, उसके मेडिकल कंडीशंस को ध्यान देना है कि कैसा है ताकि जो रेस्क्यूअर है उसकी भी सुरक्षा को ध्यान दिया जा सके। उस जगह में रिसेस करना है पेशेंट को फ्रिक्वेंटली और उसके अकॉर्डिंगली उसको हमको मैनेज करना है। नेक्स्ट में देखिए एज ए फर्स्ट एडर हाउ कैन वन टेक केयर ऑफ अ पर्सन हु मेट रोड एक्सीडेंट। अगर आप फर्स्ट एडर हैं तो किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसका केयर कैसे करेंगे। अब कल्पना करें, नाउ लेट अस इमेजिन दैट अ पर्सन हैज मेट विद रोड एक्सीडेंट, किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है। द सर्विसेज ऑफ प्रायोरिटी दैट शुड बी फॉलोड बाय द फर्स्ट एडर इन एन इमरजेंसी आर एज फॉलोज। जो सर्विसेज फर्स्ट एडर देगा वो नीचे दिए हुए हैं। चेक फॉर ब्लीडिंग, कितना खून निकलना है उसको चेक करना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है ताकि वहाँ पे प्रेशर दे दे, जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ पे प्रेशर देके ब्लीडिंग को रोकना है, खून बहने को रोकना है। चेक फॉर हेड नेक एंड स्पाइनल इंजरी, कि उसका गले में और नाक में या उसके सर पे कोई चोट लगा है क्या, कोई स्पाइनल इंजरी हुआ है क्या। इफ एनी ऑफ दीज आर सस्पेक्टेड डू नॉट मूव द विक्टिम अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। अगर कोई इस प्रकार का सस्पेक्ट हो रहा है कि उसका गला, नाक या स्पाइनल इंजरी है तो उसको हिलाया डुलाया नहीं। मूविंग अ विक्टिम विल ऑफन मेक इंजरीज वर्स, अगर उसको हिलाने डुलाने से उसका जो इंजरी है और खराब हो जाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, अगर उसको रीढ़ की हड्डी पे स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी लगा है तब। उसके बाद देखिए डिटरमाइन रिस्पॉन्सिवनेस, उसके रिस्पॉन्सिवनेस को हमको देखना है। इफ अ पर्सन इज अनकॉन्शियस, अगर वो बेहोश है, ट्राई टू अराउज बाई जेंटली शेकिंग एंड स्पीकिंग, उसको चुपचाप उठाया जाए। डू नॉट गिव फ्लूइड, उसको फ्लूइड न दिया जाए। द विक्टिम कैन नॉट swallow एंड फूड सफोकेट, क्योंकि वो निगल नहीं सकता और वहाँ पे वो सफोकेट हो सकता है। लुक फॉर द विक्टिम्स चेस्ट टू राइज एंड फॉल एंड लिसन फॉर साउंड्स ऑफ ब्रीथिंग, वहाँ पे सबसे पहले देखना है कि सही ढंग से वो सांस ले रहा है कि नहीं रहा है। प्लेस योर ईयर नियर द नोज एंड द माउथ एंड फील फॉर ब्रेथ ऑन योर चीक, और उसके हमारे नाक को और मुंह को उसके मुंह के पास में कान को ले जाकर हमको देखना है कि जो सांस है ना प्रॉपरली ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है हमारे चीक के द्वारा। अब इसके 21 में देखिए एक्सप्लेन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केयर प्लान। केयर प्लान के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक गुण होते हैं उसको यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना है। केयर प्लान हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो केयर प्लान होते हैं उनके नीचे में दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है इट इज होलिस्टिक एंड इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द नर्स यूजिंग असेसमेंट डाटा।
ये जो है पवित्र होना चाहिए और बेस्ड होना चाहिए जो क्लिनिकल जजमेंट होता है जो कि नर्स के द्वारा दिया जाता है, जो असेसमेंट होता है डाटा में उसके द्वारा। सेकेंड है इट इज बेस्ड अपॉन आइडेंटिफिबल नर्सिंग डायग्नोसिस एक्चुअल रिस्क आर हेल्थ प्रमोशन। ये जो बेस्ड होता है जो कि आइडेंटिफिबल होता है नर्सिंग डायग्नोसिस के द्वारा कि एक्चुअल क्या है, रिस्क क्या है, हेल्थ प्रमोशन क्या है, which include clinical judgments about individual, family or community's experiences, responses to actual or potential health problems। इसमें हम लोग उसके फैमिली की हिस्ट्री भी को भी देखते हैं, इंडिविजुअल की हिस्ट्री को भी देखते हैं, जो कम्युनिटी है उसके एक्सपीरियंसेस को भी देखते हैं, और जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है उसमें जो रिस्पॉन्सेस होते हैं एक्चुअल में और पोटेंशियल में उसको भी देखते हैं। इसमें देखिए इट इज फोकसेस ऑन पेशेंट स्पेसिफिक नर्सिंग आउटकम्स दैट आर रियलिस्टिक फॉर द केयर रिसिपिएंट। ये जो फोकस होता है पेशेंट के स्पेसिफिक नर्सिंग आउटकम को देखकर और जो केयर ले रहा है रिसिपिएंट उसके लिए रियलिस्टिक होता है। फोर्थ में देखिए इट इंक्लूड्स नर्सिंग इंटरवेंशंस व्हिच आर फोकस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर्स। ये जो है नर्सिंग इंटरवेंशंस के द्वारा शामिल होता है। इट रिलेट्स टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसके द्वारा जो आने वाले समय में कोर्स ऑफ एक्शन होता है ना उसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए बच्चों ये जो वीडियो है मैंने काफी तेजी से बनाया है क्योंकि 3 मार्च को आप लोगों को एग्जाम है, तो बहुत सारा मेरे से इसमें मिस हुआ होगा, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलूंगा और आप लोगों को वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम में काफी अच्छा वीडियो इसी टॉपिक पे मैं लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।